सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। किसके? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। और इसमें 30 के साथ साथ मुझे लगता है आपके 60 क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि मैं उसका डिफ़ाइन भी करूँगी कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का दोगुना हो जाता है। ये जो क्वेश्चन जब मैं बोलूँ तो आप लोगों ने ये सब पढ़ ही रखा होगा, तो आप लोग अपने मन में या फिर कमेंट में इन सब के आंसर देने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का दोगुना हो जाता है। तो जन्म का दोगुना बच्चे का वजन 5 माह पर होता है। जब 5 माह का बच्चा हो जाता है तो उसका वज़न जन्म के समय जितना रहता है, अगर 3 किलो है तो 6 किलो हो जाता है। और 1 वर्ष पर क्या होता है कि तिगुना हो जाता है। जैसे कि अगर 3 किलो का बच्चा हुआ है तो जब 1 साल का बच्चा होता है तो 9 केजी का हो जाता है। और 2 वर्ष जब होता है तो 4 गुना हो जाता है, मतलब 12 किलो का। जब 2 वर्ष होता है बच्चा तो वो 12 केजी का हो जाता है। बच्चे के आकार एवं ऊतकों में वृद्धि क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के आकार एवं ऊतकों में वृद्धि क्या कहलाती है। तो ये जो है, तो ये ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, बच्चे के आकार एवं ऊतकों की वृद्धि जो होती है उसको हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं। और जब उसका मानसिक विकास या किसी भी प्रकार का विकास होता है तो उसको हम विकास के नाम से जानते हैं। जन्म के समय एवं सामान्य बच्चे का वजन होना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश भी करेंगे, बट मैं भी बताऊंगी आपको। तो जो जन्म के समय बच्चे का वजन होता है वो 2.5 से 3 केजी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है कि 45 होती है। जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लड़कियां होती हैं उनमें एक जो एक्स गुणसूत्र की कमी रहती है। तो इस प्रकार में 46 के स्थान पे क्या होता है कि 45 गुणसूत्र ही रहते हैं। तो इसको हम मोनोसोमी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मोनोसोमी के नाम से भी जानते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड, एक बच्चे के कार्य करने के तरीके एवं दक्षता में परिपक्वता आना क्या कहलाता है। एक बच्चे के कार्य करने के तरीके एवं दक्षता स्किल्स में परिपक्वता आना ये कहलाता है डेवलपमेंट। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का 3 गुना हो जाता है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, अभी पहले ही क्वेश्चन में, कि कितनी उम्र पर बच्चे का वजन 3 गुना हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 1 साल पे। और जन्म का 4 गुना 2 वर्ष पे हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, वह इम्यूनोग्लोबिन जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकता है। तो कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकता है। तो उसका नाम है IgG। IgG एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि माँ से प्लेसेंटा से होकर गर्भस्थ शिशु तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक में निम्न में से कौन सी फॉन्टेनले सबसे पहले बंद होती हैं। तो देखो, सबसे पहले जो फॉन्टेनले होती हैं वो, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, हाँ, बालक में निम्न में से कौन सी फॉन्टेनले सबसे पहले बंद हो जाती हैं। तो ऑक्सीपिटल जो होती हैं वो सबसे पहले बंद हो जाती हैं। तो ऑक्सीपिटल को हम पोस्टीरियर फॉन्टेनले भी कहते हैं। ये जन्म के पश्चात 2 से 3 महीने बाद ही ये बंद हो जाती हैं। और जो कौन सी फॉन्टेनले होती हैं, और जो एंटीरियर फॉन्टेनले होती हैं वो 10 से 24 माह पर बंद होती हैं। तो सबसे पहले जो होती है ऑक्सीपिटल, ये बालक में सबसे पहले ऑक्सीपिटल वाली जो या फिर पोस्टीरियर फॉन्टेनले होती हैं सबसे पहले बंद होती हैं। इसको ऑक्सीपिटल को हम पोस्टीरियर फॉन्टेनले भी कहते हैं। और उसके बाद एंटीरियर फॉन्टेनले जो यहाँ पे पाई जाती हैं, ऐसे बच्चे का सिर रहता है, यहाँ मान लो ऐसे सिर रहता है, यहाँ पे जो फॉन्टेनले पाई जाती है इसको एंटीरियर फॉन्टेनले कहते हैं। और ये सबसे लास्ट में बंद होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे में अस्थाई दांतों का उद्भव किस क्रम में होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए भाई कि किस तरीके से एक बच्चे में अस्थाई दांतों का उद्भव किस क्रम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लोअर सेंट्रल इंसीजर आता है, फिर अपर सेंट्रल इंसीजर आता है, उसके बाद लेटरल इंसीजर आता है, फिर उसके बाद फर्स्ट मोलर टीथ आता है, इसके बाद कैनाइन टीथ आता है। तो एक बच्चे की बात कर रहा है तो बच्चे में इसी तरीके से दांतों का उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में अस्थाई दांतों का सही क्रम क्या है। तो मानव में अस्थाई दांतों का जो सही क्रम है इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही, पहले मोलर है, फिर उसके बाद सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर होता है, उसके बाद कैनाइन एंड प्री मोलर होता है, उसके बाद सेकेंड मोलर्स होते हैं, उसके बाद थर्ड मोलर्स आते हैं। इस तरीके से जो मानव होते हैं उनमें अस्थाई दांतों का उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थंब शकिंग के लिए निम्न में से कौन सी थेरेपी उपयोगी होती है। तो जो थंब सकिंग जो बच्चे होते हैं जो अपने थंब को सक करते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो लोग अपने थंब को सक करते हैं, तो उसके लिए पूछ रहा है उसको छुड़वाने के लिए कि कौन सी थेरेपी बेस्ट होती है। तो उसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, एवर्जन थेरेपी। अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से। तो इसको जो एवर्जन थेरेपी होती है इसको विरक्ति उपचार, हिंदी में क्या कहते हैं कि विरक्ति उपचार भी इसको कहते हैं। और यह एक प्रकार का जैसे कि साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक उपचार होता है जिसमें कोई भी अगर बच्चे को गलत आदत हुआ हो तो उसके लिए कोई ऐसा अनुभव दिलाया जाता है जिससे कि वो छोड़, जैसे डराया जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा उससे डरे और उसका अनुभव जो हो कटु हो उसके प्रति। तो इस एहसास के जरिए वो क्या करता है कि उस आदत को छोड़ देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो नवजात की जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी श्वसन दर 30 से 60 होती है, 30 to 60 पर मिनट। इनकी नवजात की जो रिस्पायरेशन रेट होती है वो 30 to 60 होती है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन IM दी जाती है। तो देखो BCG जो होता है वो तो इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है। OPV जो होता है ये तो ओरल दिया जाता है, MMR सबक्यूटेनियस दिया जाता है। तो हमारे पास बच रहा है ऑप्शन सी DPT ही ऐसी वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, और इंट्रामस्कुलर बोले तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन है कि निम्न में से ये क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा है। निम्न में से किस स्थिति में टिटैनी रोग होता है। शायद यही क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में टिटैनी रोग होता है। तो टिटैनी रोग जो होता है वो हाइपोक्लेसीमिया की कमी की वजह से, जब हाइपोक्लेसीमिया हो जाता है तो टिटैनी रोग होता है। तो जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो उसको ही हाइपोक्लेसीमिया कहते हैं। इसी से टिटैनी रोग हो जाता है। जब जैसे कि जो हाथ और पैर होते हैं और लैरिंक्स की पेशियाँ होती हैं इसमें ऐंठन होने लगती है, ये सब चीज़ इसमें होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर, निम्न में से कौन सा फैक्टर बच्चे के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो इसका क्या है ऑप्शन में माता पिता का फिनोटाइप, तो इससे तो विकास पे प्रभाव पड़ता है। बच्चे का लिंग, इससे भी प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है प्रभावित नहीं करता है। गुणसूत्री क्रोमोसोमल असमानता ये भी नहीं है। पिता का व्यवसाय, अगर बच्चे फादर का बिजनेस किस तरीके से है, इससे प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बच्चे में अस्थाई दांतों का उद्भव कब से प्रारंभ होता है। तो एक बच्चे में अस्थाई दांतों का उद्भव 6 से 7 वर्ष की उम्र पर हो जाता है। ये अस्थाई की बात कर रहा है, ना कि अस्थाई की। तो 6 से 7 वर्ष की उम्र पर बच्चों में अस्थाई दांत आने लगते हैं। प्रथम जो होता है वो मोलर दांतों से, जैसे कि जब पहला निकलता है दांत तो बच्चों में पहले मोलर दांत ही निकलते हैं अस्थाई दांत के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? तो अस्थायी दांत जो होते हैं वो 6 से 8 महीने में आने लगते हैं और सबसे पहले आप देखते होंगे आगे के दांत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है? तो जन्म के समय बच्चे की जो सामान्य लंबाई होती है वो कहाँ गया, 40 से, तो वैसे तो सामान्यतः 45 से 50 सेंटीमीटर होता है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है 45 से 50, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 47 से 53। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गर्भवती माँ मैक्सिडेमा से ग्रसित है तो उसके अंदर पल रहे शिशु पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो अगर कोई महिला इससे पीड़ित है तो उसके शिशु में क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो उसमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो उसमें उसके अंदर पल रहे शिशु पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो उसमें थायराइड हार्मोन की कमी देखने को मिलेगी। एक बच्चे का तापमान क्या है? एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो एक बच्चे का जो तापमान देखा जाता है सबसे सही तरीका होता है कि रेक्टम के द्वारा। 3 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेक्टम द्वारा तापमान लेना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में वो पारे को दबा लेते हैं और उससे ज़्यादा वो मतलब पारे को ऐसे कट कर लेते हैं, तो उनके मुंह में पारा जाने के लिए मतलब पारा उनके मुंह में चला जाता है, जो कि एक असुरक्षित रहता है। तो रेक्टल से अगर टेम्परेचर लेते हैं तो सबसे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जीवाणु क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु न्यूनेटल सेप्टिसीमिया का कॉमन कारण नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि न्यूनेटल जो सेप्टिसीमिया होता है उसका कारण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सॉल्मोनेला जो होता है ये टाइफाइड का एक कारण होता है, तो ये न्यूनेटल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनेटल सेप्टिसीमिया में इंजेक्शन एम्पिसिलिन की डोज क्या होती है अगर बच्चे की उम्र 7 दिन से कम हो? तो न्यूनेटल सेप्टिसीमिया में इंजेक्शन एम्पिसिलिन की डोज क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसकी डोज होती है 50 mg प्रति kg बॉडी वेट 12 हावरली। मतलब जैसे कि अगर बॉडी वेट के हिसाब से हम अगर 1 kg का बच्चा है तो उसको 50 mg देंगे, अगर 2 kg का बच्चा है तो उसको 100 mg देंगे। इसी तरीके से हम उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको दवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनेटल सेप्टिसीमिया में परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्रयोग में लेंगे? आप लोगों को बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जस्ट 1 मिनट, अब शायद आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो क्वेश्चन है कि न्यूनेटल सेप्टिसीमिया में परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्रयोग में लेंगे? तो इसके लिए हम लेते हैं नॉर्मल सलाइन। न्यूनेटल सेप्टिसीमिया में परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे में औषधि की मात्रा निर्धारित करने हेतु कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त होता है? अब इसमें सिद्धांत सारे ही उपयुक्त होते हैं, चाहे वो यंग रूल हो, चाहे फ्राइड रूल हो, चाहे क्लार्क रूल हो। आपको हम ये सिद्धांत के बारे में एक नई वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? तो जब समय से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम प्रीटर्म लेबर के नाम से हम जानते हैं, और उसमें हम डेक्सामेथासोन लेते हैं, जो कि ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसके प्रयोग से क्या होता है कि शिशु में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो सिंड्रोम होते हैं इसकी संभावना बच्चे में होने के लिए कम हो जाती है। जैसे कि अगर बच्चा प्री टर्म लेबर होता है तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन जब हम डेक्सामेथासोन उसको दे देते हैं तो ये होने की संभावना कम हो जाती है। किस उम्र पर बच्चे के सिर का आकार एडल्ट के सिर के आकार का 90% हो जाता है? ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 साल पर। 2 साल पर क्या होता है कि बच्चे के सिर का आकार एडल्ट के सिर के आकार का 90% हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनेटल सेप्टिसीमिया से ग्रसित नवजात में ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे। तो उनको हम क्या करते हैं कि विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। विटामिन के का इंजेक्शन हम लगाते हैं तो वो ब्लड क्लॉट करता है, मतलब रक्त के थक्के को बनाने में सहायक होता है, जिससे कि क्या होती है कि ब्लीडिंग रुक जाती है। एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर एक्जिला में कितने समय तक रखना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि कितने मिनट तक रखना चाहिए। तो एक्जिला में अगर हम, वैसे तो शिशु है अगर, तो उससे रेक्टम से लेते हैं, बट अगर हम एक्जिला से ले रहे हैं तो 3 मिनट तक हम रखते हैं। 3 मिनट तक रखते हैं थर्मामीटर को, उसके बाद हम टेम्परेचर को मापते हैं। चलिए, अब आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं लेती हूँ आप लोग का टेस्ट। जितना हमने पढ़ाया है उतना मैं लेती हूँ टेस्ट। अब आप लोग देखिए कि आप लोगों ने कितने ध्यान से पढ़ा है और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। सो चलिए, क्वेश्चन है कि कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का 2 गुना हो जाता है। आंसर बताइए। बच्चे के आकार एवं ऊतकों में वृद्धि क्या कहलाती है। जन्म के समय एक सामान्य बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आ ही रहे होंगे। अब आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। एक बच्चे के कार्य करने के तरीके एवं दक्षता बोले तो स्किल्स में परिपक्वता आना क्या कहलाता है। कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म का 3 गुना हो जाता है। वह इम्यूनोग्लोबिन जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकता है, ये बताइए आप लोग। वह इम्यूनोग्लोबिन जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, वह कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। बालक में निम्न में से कौन सी फोंटेनें सबसे पहले बंद हो जाती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में अस्थायी दांतों का उद्भव किस क्रम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में अस्थायी दांतों के उद्भव का सही क्रम कौन सा है। थंब सकिंग के लिए निम्न में से कौन सी थेरेपी उपयोगी होती है। नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन IM दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति में टेटनी रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा फैक्टर बच्चे के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। एक बच्चे में अस्थायी दांतों का उद्भव कब प्रारंभ हो जाता है। आप लोग अपने मन में आंसर बताइए और आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है। जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी होती है। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर्स का लक्षण नहीं है। यदि एक गर्भवती मां मैक्सिडेमा से ग्रसित है तो उसके अंदर पल रहे शिशु पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु न्यूनेटल सेप्टिसीमिया का कॉमन कारण नहीं है। न्यूनेटल सेप्टिसीमिया में इंजेक्शन एम्पिसिलिन की डोज क्या होती है।
न्यूनेटल सेप्टिसीमिया में परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्रयोग में लेंगे? बच्चे में औषधि की मात्रा निर्धारित करने हेतु कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है? समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात के लिए लाभदायक होता है? किस उम्र के जो बच्चे होते हैं, किस उम्र पर बच्चे के सिर का आकार एडल्ट के सिर के आकार का 90% हो जाता है? आप लोग आंसर बताइए। न्यूनेटल सेप्टिसीमिया से ग्रसित नवजात में ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का। एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर एक्जिला में कितने समय तक रखना चाहिए? आई होप आप लोगों की तैयारी बेस्ट हो रही होगी और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।